गुड मॉर्निंग सर, जय हिंद। एम आई ऑडिबल सर? Audible, sir, audible. Good morning, sir. सर, सेक्शन नंबर 25 का ए ग्राउंड है। 25(1)(a) रॉन्गफुल ऑब्टेनिंग। Yes, sir. बी ग्राउंड है। Published variety of claim हाँ। सी। or prior publication, डी। known or used. ई। E हो गया सर obvious एफ। और F हो गया invention not as correct. जी। G clarity. एच। H convention. G sir clarity. Your internet connection is unstable, sir. एच। G sir clarity. हाँ जी, क्लैरिटी। एच। H statement undertaking. आई। Form 3 वाला सर. I conventional application not filed within 12 months. J जी। I said conventional application not filed in within 12 months. जे। J biological material. के। Biological material. नहीं, के। K indigenous knowledge. K सर सही ट्रेडिशनल है नॉलेज सर। होगा. हाँ हाँ, सही है सर। तो सर, ये सारे ग्राउंड जो आपने ऑलरेडी कर लिए हैं, करेक्ट। तो नो नीड टू गो जी इनटू द सर. डिटेल ऑफ सच ग्राउंड। अब हम जाएंगे डायरेक्टली 26 में। सर सर वॉइस ब्रेक हो रहा है. इसको ब्रेक हो रहा है सर, वो वीडियो बंद कर दीजिए। वॉइस ब्रेक हो रहा है तो। 26 sir in case of obtaining controller may treat the patent as name of the opponent. कहाँ से? हेलो. और कौन कौन सा फॉर्म फाइल करके और कहाँ से? Section 26, in case of obtaining, the controller may treat the patent as the patent of opponent. हाँ, मगर कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा जहां से वो पेटेंट ऑफ ओपोनेंट मिल जाएगी, यानी ओपोनेंट को पेटेंट मिल जाएगी। Sir, Form 12 within 3 months from the हम्म। date of order of the controller. जी सर। और सर, वो पार्शियली ओब्टेंड है तो? मान लीजिए वो फुली पार्शियली ऑब्टेंड है ओब्टेनिंग तो है। उसको सर अमेंड या तो अमेंड करेगा या उस पार्शियल अगर ऑब्टेनिंग है तो सर उसको या तो कंट्रोलर बोलेगा अमेंड करो या डिलीट करो उसको. हम्म। और जो ओपोनेंट है उसे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करने को कह सकता है। या ओपोनेंट है उससे. यस सर. पार्शियल ऑब्टेनिंग ठीक. ये सारी चीज हो चुकी थी वहां पर, अभी कल हमने किया था तब, या आपने पढ़ा है ये? हाँ सर. कल तो नहीं परसों हुआ. परसों हुआ था सर. हाँ सर हो गया था. हो गया था। तो फिर सेक्शन नंबर 28 से आगे बढ़ना है ना? पार्शियल ऑब्टेनिंग कंपोनेंट. किस सेक्शन से आगे सर बढ़ना है फिर? आवाज आपका ब्रेक हो रहा है. सुन पा रहे सर? सर, मुझे तो एकदम क्लियर आ रही है आपकी आवाज। हेलो. सर, वीडियो वीडियो आपका बंद कर दीजिए, आपका आवाज एकदम क्लियर आ रहा है, मुझे तो क्लियर आ रही है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है मेरी सर तरफ आपकी से। आवाज ब्रेक होके आ रही है. अब सर आवाज आ रही है क्लियर? आपकी तरफ से हो रहा है सर. मैं ज्वाइन करता हूँ सर। हेलो. सर आवाज कुछ भी नहीं आ रहा है.
हेलो। हाँ हेलो। अब क्लियर आ रही है या आप भी? हाँ सर, आ रही है सर अभी। क्लियर है ना, उसमें टूट के नहीं आ रही है ना, ब्रेक होके? सर लिख रहा है योर नेटवर्क बैंड विथ इज लो। सर वो आपका है, मुझे अगर मेरा होता ना तो मुझे दिखाई देता। अच्छा मेरा है। क्योंकि सर मैं इसी से ही लेता हूँ, पूरा दिन लेक्चर इसी से लेता हूँ। अच्छा अच्छा मेरा है तो फिर एक सेकंड। ठीक है सर। इसको बंद रखिएगा वीडियो को, ताकि आपको सुनाई दे। अभी आपको सुनाई दे रहा है सर? हाँ सर सुनाई दे रहा है। जी। हम्म। सर हमने एंटिसिपेशन भी कर लिया था सेक्शन 34 पे। हम्म। तो 29 क्या कहता है सर? सर एंटिसिपेशन बाय प्रीवियस पब्लिकेशन। हम्म। अगर कोई एप्लीकेशन, हाँ, उसने पब्लिश कर दिया है विदाउट कंसेंट ऑफ द विदाउट योर इन्वेंट। कंसेंट, आपका इन्वेंशन हाँ है विद। और आप बिना आपकी इजाजत के किसी ने कर दिया है, तो उसे एंटिसिपेशन नहीं नहीं माना माना जाएगा। जाएगा। विल नॉट बी कंसिडर्ड। हम्म। सेक्शन 30 है सर, एंटिसिपेशन बाय प्रीवियस कम्युनिकेशन टू द गवर्नमेंट। यदि कोई हम्म। एप्लीकेशन हमने डिस्क्लोज कर दिया और हम्म। गवर्नमेंट के साथ हमने कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट हमने डिस्क्लोज किया, तो उस चीज को भी एज एंटिसिपेशन कंसीडर नहीं किया जाएगा। हम्म। सेक्शन 31 है सर, पब्लिक डिस्प्ले। अगर हमने अपने इन्वेंशन को किसी एग्जीबिशन में अगर डिस्क्लोज करा, लेकिन वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश्ड है, हम्म। और तो भी उसे एंटिसिपेशन नहीं माना जाएगा, लेकिन हमें एप्लीकेशन विद इन 12 मंथ्स फाइल करनी होगी हम्म। फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्क्लोजर ना सर। यस सर। और फॉर्म नंबर फॉर्म नंबर 31 में 31। फॉर्म नंबर 31 फाइल करता हूँ। 31 में ग्रेस पीरियड 31। वाली सर, ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड, जी सर, एग्जैक्ट। फॉर्म फॉर्म नंबर 31। ठीक और है सर। 32 में? एंटिसिपेशन बाय पब्लिक वर्किंग। हम्म। इसमें भी सर अगर 12 हमने महीने। कोई, हाँ 12 महीने के अंदर हमें फाइल करनी होती है। मगर कोई इसमें फॉर्म नहीं है। इसमें कोई फॉर्म नहीं है। एंड लास्ट थर्टी में? थ्री 33। 33 है एंटिसिपेशन बाय यूज एंड पब्लिकेशन आफ्टर प्रोविजनल। हम्म। अगर हमने प्रोविजनल फाइल कर दिया है। और उसके बाद हमने पब्लिश करा है कुछ डॉक्यूमेंट हम्म। उसकी, तो फिर तो उसे उसको एंटिसिपेशन नहीं माना नहीं जाएगा। मान जी। और हम्म। लास्ट वन है कि नो एंटिसिपेशन हम्म। in section will not considered if described in the section 29, 30, 31 and 32। हम्म। बस बस। यही सारी बातें हैं सर। अब आते हैं वापस प्रेजेंटेशन पे। हम्म। अब सर डिजाइन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहली टेस्ट तक का आपका पेटेंट हो गया। अब यस आपको सर। पहली टेस्ट तक की डिजाइन की तैयारी करनी है। जी सर, एक डाउट था मुझे बताइए सर। सेक्शन 8 को लेकर के। सर सेक्शन 8 में जो स्टेटमेंट अंडरटेकिंग है, हम्म। 8(1), 8(2), 8(3 में सर, 8(1) में तो हम फॉर्म 3 फाइल करते हैं विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। हम्म। और सर जो सेक्शन 8(2) है, हम्म। तो वो तो सर फॉरेन फाइलिंग के लिए होता है ना, कि जब हमने एप्लीकेशन आउटसाइड ऑफ इंडिया फाइल किया है, हम्म। तो वहाँ अलग अलग कंट्री में हमने फाइल कर दिया, सपोज यूएस में, ईपी में, हम्म। चाइना में, तो हम्म। वहाँ क्या स्टेटस है? हाँ, वो 82 नहीं है पहले तो।
वो है अच्छा, वो 81B। 81 आपको नहीं बात, आता, 81B। हाँ तो दिखाता हूँ आपको। आप जो बता रहे हैं ना वो बात भी सही है। जी हम्म, उसमें जहां पर आप जब फाइल करोगे बाहर की कंट्री में, जी जी। तो या तो सिमिलर एप्लीकेशन या सब्सटेंशियली सिमिलर एप्लीकेशन, तो उस जगह हम्म। से 6 महीने में आपको कंट्रोलर को अपडेट देना होगा। यानी इसमें टोटल 4 टाइमलाइन हो गई, 3 हमने पढ़ी थी वो, एज पर रूल नंबर पहले तो सर 12। पहले तो सर हमने इंडिया में जब फाइल किया उस टाइम में आपको फॉर्म 3 फाइल करना होगा विद इन 3 मंथ्स वहां से। जी, दूसरा, सही बात है। दूसरा जी। अगर आपने फाइलिंग के बाद हम्म आउटसाइड ऑफ इंडिया कहीं फाइल करते हैं, तो सर आउटसाइड हम्म जब हम फाइल करेंगे उस फाइलिंग से उस फाइलिंग से हम्म विद इन 6 मंथ देना होता है। हम्म। सपोज। इसमें ना दो दो स्टेटमेंट, पहले ये समझ लीजिए, एक है स्टेटमेंट और एक होता है अंडरटेकिंग। यस सर। स्टेटमेंट जो है ना सर, जी। वो होता है कि आज की डेट, मान लीजिए आपने आज फॉर्म नंबर 3 फाइल किया, तो आज की डेट तक आप बोल रहे हैं कि मैंने 19 नवंबर 2025 तक कोई फॉरेन फाइलिंग नहीं की है। ये होता है आपका स्टेटमेंट। यस सर। अंडरटेकिंग आप देते हैं, वो होता है कि मैं इससे आगे भी, यानी यहां से आगे भी मैं फॉरेन फाइलिंग नहीं करूंगा। अच्छा। तो अगर आपने कोई फॉरेन फाइलिंग की है तो एट अंडरटेकिंग के टर्म्स ये कहते हैं 81B, कि आपको 6 महीने में वो इंफॉर्मेशन जहां पर भी फाइल की है, चाहे यूएसए में फाइल की है, चाइना में फाइल की है, रसिया में फाइल की है, उसकी इंफॉर्मेशन 6 महीने में इंडियन गवर्नर कंट्रोलर को देनी होगी। अब उस एप्लीकेशन पे मान लीजिए कि कुछ प्रोग्रेस होता है, जैसे कि वहां पर फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट आती है, वहां यस पर सर। आपका ओपोजिशन आता है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी 6 ही महीने में, जब हुआ वहां से 6 महीने में कंट्रोलर को देना होता है। कब तक? मतलब ऑल जब तक आपकी, कॉरेस्पॉन्डेंस। हाँ ऑल कोरस्पोंडेंस, जब तक आपकी इंडियन ग्रांट नहीं हो जाती है तब तक, ओके। बिफोर इंडियन ग्रांट। ये बात लिखिए। यहाँ पर अभी कोई डाउट है? पहले मैं दिखा भी नहीं देता सर। हूँ, मगर इस समझने में कोई डाउट? नहीं। अब इसको देख लेते हैं कि ये कहाँ पर है। एट वन बी, सबसे पहला स्टार्टिंग होता है एन अंडरटेकिंग। क्या है सिर्फ इसमें? अंडरटेकिंग, नॉट अंडरटेकिंग। स्टेटमेंट। अप टू द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ अ पेटेंट, कब तक? अप टू द डेट ऑफ अप टू द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ ग्रांट। पेटेंट इन इंडिया। He would keep the controller informed in writing from time to time of detailed particulars as required under clause A in respect of every other application relating to the same or substantially the same invention, if any, filed in any country outside India, subsequently to filing the statement referred in the aforesaid clause within the prescribed time, यानी 6 महीने में। अंडरस्टूड सर? या डिटेल में जाए इसके? अंडरस्टैंड सर। यही है इसका मीनिंग। जो 6 + 3 + 2 सब कुछ मिला के +3 था, उसमें भी ये क्लोज ऐड कर रहा है 6 महीने का। क्या इसमें कोई आपके पास वो है? एक ही मिनट से, ये रूल नंबर 12 भी देख लीजिएगा।
यही सर कह रहा है कि 8 का 1 है, उसमें जो टाइमलाइन है वो 6 महीने की है। 1A या 1B स्पेसिफाइड नहीं है। इट मीन्स जो भी आपकी टाइमलाइन है, अभी तक की जितनी भी आपकी टाइमलाइन है, वो सारी टाइमलाइन एक्सटेंड की जा सकती है बाय बाय फाइलिंग फॉर्म 3। 4। हाँ, 3 मंथ्स। तो चाहे ये अब हम टाइमलाइन बोलेंगे ना, तो इस तरीके से बोलेंगे। पहला 6 महीना स्टेटमेंट का 8(1)(a) से, दूसरा 6 महीना अंडरटेकिंग का 8(1)(b) से, फिर आता है 3 महीना FER से, और फिर आता है 2 महीना कंट्रोलर से। कंट्रोलर से सर। और ये सारी टाइमलाइंस एक्सटेंड की जा सकती है अप टू 3 मंथ्स बाय फाइलिंग 4, और उसकी फीस है 2000 पर मंथ। 2000। अब कोई डाउट्स? अब आता है डिजाइन में सर। एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं सर, मैं लास्ट में बताऊंगा। ये एक बार डिजाइन हो जाए, वरना डिजाइन रह जाएगा। डिजाइन एक्ट कमेंस कब हुआ सर? डिजाइन एक्ट 2000। डिजाइन एक्ट 2000 कहा गया है इसको। यहां पर भी सेक्शन 1 यही कहता है कि जिस दिन इसका पब्लिकेशन हुआ वहां से ये अमेंड होगा। और दूसरा पॉइंट है कि ये पूरी इंडियन टेरिटरी के लिए है एप्लीकेबल। सेक्शन एक्ट 1। एक्ट कौन बनाता है सर? एक्ट पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। रूल कौन बनाता है सर? रूल भी सर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। तो ये सेक्शन 1 की कुछ डिटेल है। सेक्शन 2 में आते हैं सर। सेक्शन 2 में आर्टिकल की डेफिनेशन। किसे आर्टिकल कहा जाता है? तो जो या तो पार्शियली आर्टिफिशियल हो या कंप्लीटली आर्टिफिशियल हो। या तो वो फुल्ली आर्टिफिशियल हो, या तो वो पार्शियली आर्टिफिशियल हो। ठीक है सर। बस एंड दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड सेपरेटली। उसे कहा जाता है आर्टिकल। एक और डेफिनेशन है, वो है डिजाइन किसे कहा जाएगा। यस सर। ये सबसे सेफ कॉन्फ़िगरेशन ऑर्नामेंट पैटर्न। हाँ जी। डिजाइन में ये आता है सेक्शन 2 सब क्लोज डी में। और इसका एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है, स्कोप, SCOP, CCL, 2D, यूडीएल। 3D। ये कैसे पता आपको सर? उस दिन आपने थोड़ा सा बताया था सर लास्ट पता है। सेशन। ओके। S यानी सेप, C यानी कॉन्फ़िगरेशन, O यानी ऑर्नामेंट्स,
P यानी पैटर्न, CCL, C यानी कलर, एंड CL यानी कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन। यस सर। इन 2D और 3D। क्या क्या नहीं आएगा इसमें? इसमें 4 चीजें नहीं आएगी। कौन कौन सी? एक्सक्लूड, डिजाइन एक्सक्लूड्स, मोड ऑफ प्रिंसिपल, of construction, principal mode of construction, मोड ऑफ प्रिंसिपल। इसका मतलब हुआ कि घड़ी के अंदर जो गियर्स रखे जाते हैं, वो गियर यस सर। किस तरीके से रखे जाते हैं ताकि मिनट की सुई मिनट पे ही अटके, आवर की सुई आवर पे ही अटके। अगर उसी डायमेंशन के, मान लीजिए किसी ने डिजाइन के अंदर गियर्स की जगह पर रिंग्स फिट कर दी कि भाई ये रिंग्स को मुझे आप ये सेम टू सेम, मान लीजिए कि जो घड़ी के अंदर की जो बनावट है, मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन है, उसे किसी ने फोटो डाल के कह दिया कि इस पे मुझे डिजाइन दे दो, तो नहीं मिल सकता है। दैट इज मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन है, वहां से यस। उसकी वर्किंग हो रही है, इसीलिए नहीं मिल वहाँ पे सकता है। फंक्शनिंग आ रही है, हाँ फंक्शन है ना वहाँ हाँ। पे सर। दूसरा है मियर मैकेनिकल। कल सुबह कोई स्क्रू पे, नट पे, बोल्ट पे, स्क्रू ड्राइवर पे, टेस्टर पे, ऐसी जो मियर मैकेनिकल डिवाइसेस है जिसके बिना जो एक्टिविटी है वो हो ही नहीं पाती है, सर्विस की नहीं हो पाती, या एक्सेट्रा की जो ऐसी एक्टिविटी है जिसमें ये कॉमन सी बात है कि ये चीज यूज होगी, मियर मैकेनिकल कहते हैं जिसे। स्क्रू ड्राइवर हो गया, स्क्रू हो गया, नट हो गया, बोल्ट हो गया। तो वैसी चीजों को अगर आप फ्यूचर में भी बिना हेड वाला बोल्ट बनाते हो या बिना हेड वाला नट बनाते हो, कोई भी चीज ऐसी मियर मैकेनिकल, मैकेनिकल से रिलेटेड है जो आपको काफी सारी जगह पर एप्लीकेबल हो सकता है, तो उसे भी डिजाइन में नहीं लाया जाएगा, क्योंकि वो एस्थेटिक लुक की जगह पर उसका वर्किंग से ज्यादा रिश्ता है। यस सर। जी। तीसरा, कॉपीराइट। अगर कोई भी चीज कॉपीराइटेड है तो उसे तभी डिजाइन की कैटेगरी में लाया जाएगा जब वो कॉपीराइट 50 से ज्यादा आर्टिकल पे लगा हो और वो 50 से ज्यादा आर्टिकल मार्केट में बिक गए हो। मान लीजिए कि आपकी एक बहुत ही बेहतरीन, आपने एक ड्राइंग बनाई है और वो ड्राइंग ऑलरेडी आपने कॉपीराइट करके रखी है। अब वो यस सर। ड्राइंग को आप, जो कप होता है, कप चाय हम्म। पीने का, वैसे कप के ऊपर आप इम्पोज करते हो, एम्बोज करते हो। यस सर। और वैसे कप आप 50 से ज्यादा जब मार्केट में बेचते हो, 50 से ज्यादा, 50 से ज्यादा जब उसकी कॉपी बनती है और बिकती है, तब जाके वो कॉपीराइट डिजाइन में भी आप रजिस्टर कर सकते हो, क्योंकि अब वो ग्लास के ऊपर आप डिजाइन के अंदर रजिस्टर करोगे, ग्लास के मोर ऊपर। देन 50। मोर देन 50। यहाँ पे क्या लिखो सर, मोर देन 50। मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड इन द मार्केट। मोर देन 50 आइटम्स। मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड इन द मार्केट, आइटम्स नहीं, आर्टिकल्स। ठीक है। then that Manufactured and copyright can sold। be then that copyright can be protected under design। ठीक है। और लास्ट में है ट्रेडमार्क। अगर कोई भी चीज ट्रेडमार्क है तो उसे भी आप फाइल नहीं कर सकते अंडर डिजाइन।
ट्रेडमार्क है। हम्म ठीक है, ट्रेडमार्क कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज फॉर डिजाइन रजिस्ट्रेशन ना। हम्म क्योंकि वो ठीक है सर। ऑलरेडी पहले से फाइल होके रखा है ना, उसी चीज को हम्म। यहाँ पर लाना गलत बात है। चलिए अब आते हैं सेक्शन नंबर 3 में। इससे ज्यादा डेफिनेशंस है, बट सिंपल सिंपल सी है। जैसे मैं आपको कहूं कि हाई कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, फिर प्रोपराइटर कौन होता है, तो मुझे लगता है कि वो प्रोपराइटर डेफिनेशन आप समझ पा रहे हैं कि जो एप्लीकेंट ऑनर होता है ऑफ वही रजिस्ट्रेशन के बाद क्या बन जाता है। प्रोप्राइटर। जी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है वो भी आपको पता है। तो ऐसी जनरल डेफिनेशन है, जो मेन डेफिनेशन थी वो यही थी आर्टिकल की एंड डिजाइन की, जो हमने कवर कर ली। अब आते हैं सर सेक्शन नंबर 3 में। बहुत ही सिंपल सा सेक्शन है, कुछ इसमें इतना खास नहीं है। सेक्शन 3 बात करता है कंट्रोलर। मैं कंट्रोलर को बाहुबली कहता हूँ, बाहुबली। ये है बाहुबली। और पेटेंट ऑफिस को मैं उसकी वो कहता हूँ सेना, बाहुबली की सेना। तो हमारे बाहुबली है कंट्रोलर जी। ये वही होते हैं जो पेटेंट एक्ट में 73rd सेक्शन में डिफाइन किए गए हैं, ट्रेडमार्क एक्ट में 3rd सेक्शन में डिफाइन किए गए हैं, एंड ट्रेड एंड मर्चेंडाइज एक्ट में 4th सेक्शन में डिफाइन किए गए हैं। और इनके पास एक पावर होता है डिनोवो करने का, डिनोवो। उसका मतलब क्या होता है सर? स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। इसका मतलब हुआ, मान लीजिए सर, सुनाई तो दे रही ना मेरी आवाज? बिल्कुल सर। जी। इसका मतलब हुआ, मान लीजिए कि आज के दिन किसी भी कंट्रोलर ने एक एग्जामिनर 1 को कहा कि भाई साहब आप ये एप्लीकेशन की एग्जामिनेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, 19/11/25 को कहा। अब कुछ होता है कि वो एग्जामिनर निकल जाता है ऑफिस से, यस सर। बीमार हो जाता है, निकल जाता है, छुट्टी पे जाता है, XYZ रीजन या कुछ भी हो जाए। अगर कंट्रोलर चाहता है कि ये जो इवन काम कर रहा है उसका काम मैं दे दूं एग्जामिनर 2 को, कब? सपोज 1-2 महीने के बाद में, तो 19/12/25 को। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, टाइम कुछ भी हो सकता है, रेंडमली मैंने लिया है। तो ये एग्जामिनर 2 को वो क्या इंस्ट्रक्शन दे सकता है? ऐसा भी कह सकता है कि आप डिनोवो कीजिए, ठीक है। और ये भी किस कह सकता है कि ये पुराने वाले ने जितना पेंडिंग रखा है, मान लीजिए कि इसने 50% प्रोग्रेस की है, तो आप 50% से आगे बढ़िए। तो वो कंट्रोलर के ऊपर डिपेंड है, कंट्रोलर ऐसा ऑर्डर दे भी सकते हैं। और कंट्रोलर अपॉइंट कौन करते हैं कंट्रोलर को? कंट्रोल CG, कंपोनेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। सीजी। एनी सर डाउट ये इन वाला इट? एक बार और बताना, ये E1 E2 वाला सर। हाँ सर, एग्जामिनर 1 है यस सर। जो आज की डेट में, जिसने एग्जामिनेशन आपकी स्टार्ट की, आपकी ठीक है, डिजाइन की एप्लीकेशन ना। को एग्जामिनेशन करना। हाँ। ठीक है और सर। वो 1 महीने के बाद 50% एग्जामिनेशन कर चुके हैं, 50% अभी भी बाकी है। अच्छा। अब ठीक है। कंट्रोलर चाहता है कि इवन, मान लीजिए कि इवन छुट्टी पे गया, इवन बीमार पड़ गया, इवन अवेलेबल नहीं है, इवन का टर्म कंप्लीट हो गया, इवन निकल जाना चाहता है पेटेंट ऑफिस में से, एन नंबर ऑफ रीजन। तो ओके कंट्रोलर सर। इवन की एप्लीकेशन को एज इट इज E2 को ट्रांसफर कर सकता है। इट मीन्स कि भाई बिल 50% से ही स्टार्ट करो, या फिर एग्जामिनर 2 को कह सकता है डिनोवो करो, सारी चीज इवन की निकालो,
आप फ्रेश स्टार्ट करो। स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। अब एनी डाउट? नहीं सर। ओके, अब आते हैं सेक्शन नंबर 4 में। सेक्शन 4। सेक्शन नंबर 4 में बात है प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन। प्रोहिबिशन, इसका सिंपल सा मतलब होता है रोकना, टू स्टॉप समवन। व्हाट इज थिंग्स विच आर स्टॉपिंग फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन? क्या क्या चीज ऐसी है जो डिजाइन को रजिस्टर होने से रोकती है? मान लीजिए मैंने एक डिजाइन को फाइल किया, अब एग्जामिनर उसमें ये 4 चीजें देखेगा, अगर ये 4 में से एक भी चीज उसको मिल गई, 4 में से एक भी, तो वो डिजाइन के रजिस्ट्रेशन को रोक देगा। पहली चीज, न्यू नहीं होगा। हाँ, न्यू और ओरिजिनल। न्यू और ओरिजिनल का मतलब है, ओरिजिनल की डेफिनेशन यहां पर दी गई है, ओल्ड बाय देमसेल्फ, बट न्यू इन एप्लीकेशन। एग्जाम्पल है इसका कि गिटार के शेप में मैच बॉक्स बना दिया है। जो माचिस होता है ना, माचिस, हमारा माचिस, समझ पा यस रहे हैं सर। सर? माचिस ही बोलते हैं ना आप भी। हाँ मैच हाँ। बॉक्स, जिससे हम अगरबत्ती करते हैं, धूप करते हैं, उसको अगर आपने गिटार के शेप का बना दिया, गिटार जैसा, और गिटार की स्ट्रिंग की जगह पर आप जब मैच बॉक्स की तीली को घिसते हैं तो वहां से आग लगती है। तो तो ये जो तीली का सिर्फ आपने स्ट्रिंग जैसा बना दिया, हम्म ऐसा कुछ? तीली का जो शेप है हम्म वो स्ट्रिंग के जैसा बना दिया, हाँ, ऐसा उसको कुछ? स्ट्रिंग के जैसा बना दिया, या फिर तीली ठीक है को सर। क्रिकेट के बेस बैट के जैसा बना दिया। आप शेप हाँ पे ठीक। जमा दी, तो क्रिकेट का बेस बैट तो पहले भी एग्जिस्ट करता था, हम्म। यानी ओल्ड बाय देमसेल्फ बट न्यू इन एप्लीकेशन, उसका नया एप्लीकेशन आ गया। ठीक है। इसलिए उस शेप को न्यू और ओरिजिनल माना जाता है। सेकंड, सेकंड में बात आएगी ओ के बाद पी, प्रीवियसली पब्लिश्ड। सिंपल सी बात है, अगर आपकी डिजाइन फाइल होने से पहले अगर कोई भी डिजाइन पब्लिश्ड है तो उसे क्या माना जाएगा? प्रोहिबिशन। वो एंटीसिपेट प्रोहिबिशन। करेगा। यहाँ पर प्रोहिबिशन को आप एंटीसिपेशन की तरह भी देखिएगा। तीसरा, डी, नॉट सिग्निफिकेंट डिस्टिंग्विशेबल। previously published। कि आप में नॉट सिग्निफिकेंट लिस्ट। ठीक है सर। आपने जो एक डिजाइन फाइल किया था सर, मैंने उसी डिजाइन को, सेम टू सेम डिजाइन को मैंने अगर फाइल कर दिया किसी भी क्लास में, डिजाइन के क्लासिफिकेशन होते हैं, डिजाइन के वैसे देखा जाए तो क्लासिफिकेशन होते हैं, तो क्या मैं दूसरे क्लास में फाइल कर सकता हूं आपकी डिजाइन को सेम टू सेम, कुछ अलग नहीं? नहीं सर।
नहीं, क्योंकि उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, उसमें कोई भी चीज डिफरेंट नहीं है, इसीलिए मैं नहीं कर सकता हूँ। इसलिए नॉट सिग्निफिकेंट डिस्टिंग्विशेबल, तो भी वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। फोर्थ, ऑप्सिन और स्कैंडलियस मैटर। ऑप्शन एंड सेकेंडरी मैटर। अब ये क्या है सर? मान लीजिए कि आपने, मान लीजिए मैंने किया, गणेश जी थे, जो गणेश भगवान होते हैं, मैंने अच्छा। गणेश जी का एक मिठाई का डब्बा बनाया, और गणेश जी के मिठाई के डब्बे में मोदक रख दिए या लड्डू रख दिए, और फिर मैं उसको हम्म, बेचने लगा। अब वो डिब्बे का जो शेप है गणेश जी के भगवान के जैसा, उसको मैं डिजाइन के रजिस्ट्रेशन में लेके आया, हम्म, तो वहां पर जो धार्मिक लोग हैं उनकी आस्था को आहत पहुंची ना, कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हमारे भगवान है। अब इसके अंदर आप कुछ भी हम्म, बेचोगे, ये थोड़ी ना चलेगा। यस। तो वो चीज इस तरीके से की, क्योंकि वो एक रिलीजियस को हर्ट कर रहे हैं, तो उसे ऑप्शन में माना जाएगा या स्कैंडलियस माना जाएगा। भाई इससे कुछ जो जो रिलीजियस है वो आहत हो सकते हैं, तो ओके। वो डिजाइन मुझे कभी भी नहीं मिलेगी। मतलब ऐसा डिजाइन जो किसी चीज को जैसे प्रेजुडाइज करता है, वैसा कुछ सर? कोई भावनाओं को आहत करता है, जैसे कि वो काफी काफी टाइम ये ऐसा जो सिंबल होता है ना, ये जैन में स्वस्तिक बोला जाता है इसको, ये वाला सिंबल। अब आपने जानबूझ के अपनी डिजाइन पे ये वाला सिंबल लगा दिया। स्वास्थ्य वाला। हम्म तो ये एक भावना आहत हो गई। या फिर आप कभी कभी ये भी ओम ओम लगाते हैं, सभी लोग ओम लिखते हैं, हम्म, तो भावना आहत हो गई। या फिर वो अल्लाह हम्म। का नाम लिखते हैं, प्रभु का फोटो लगाते हैं, वोटेवर, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, कि लेकिन वो सर चीज। मार्केट में तो ऐसा बहुत सारा डब्बा, जैसे जो मिठाई के शॉप वाले हैं उसमें मगर तो क्या रहता वो है। डिजाइन होता है? वो डिजाइन नहीं नहीं, वो होता है। डिजाइन नहीं किया होता, लेकिन ऐसा तो लोग हाँ, बना के रखता है। बना के रखते हैं सर, मगर वो डिजाइन में रजिस्टर्ड नहीं हो सकता है। सेक्शन 4 क्या कहता प्रिंट। है? सेक्शन 4 वही है सर, प्रोविजन। हाँ, कि प्रोहिबिशन, कि वो डिजाइन में अगर फाइल करोगे तो उसको कौन से ग्राउंड से निकाल देंगे? ये फोर्थ वाले ग्राउंड से निकाल देंगे। ऑप्शन ऑप्शन एज कंटिन्यूस। हम्म हम्म ठीक है सर। अब इसको सर याद करने की शॉर्ट की है, ओपीडीएस। ओपीडीएस। हाँ, हम जाते हैं ना डॉक्टर के पास, तो ओपीडी होती है, ओ, और बहुत सारी ओपीडी होती है, तो प्लूरल बना दिया हमने उसको, ओपीडीएस। तो ओ से ओरिजिनल, पी से पब्लिकेशन, डी से डिस्टिंग्विशेबल, एंड एस से स्कैंडलियस। उससे ओरिजिनल, टी से पब्लिश्ड, डी से डिस्टिंग्विशेबल डिस्टिंग्विशेबल। एंड एस से स्कैंडलियस। एस से स्कैंडलियस। ठीक है सर, डन। आते हैं सर सेक्शन नंबर 5 में। सेक्शन नंबर 5 बात करता है एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन। यस सर, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन। जैसे किसमें? हमारा उसमें वहां पेटेंट में पर भी। होता है सर। एप्लीकेशन फॉर सेवन। ग्रांट ऑफ एन एप्लीकेशन, ग्रांट ऑफ अ पेटेंट। कॉमन। यहाँ पर फॉर्म 1, यहाँ पर भी फॉर्म 1, बस सिर्फ पैसे में थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां पर 1600 था, यहाँ पर 1000।
अब ये जो एप्लीकेशन है, इसमें ना सर लोकार्नो क्लासिफिकेशन एप्लीकेबल होते हैं। तो कार्नो वाइपो के द्वारा दिए क्लासिफिकेशन। जाते हैं, वो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिए जाते हैं, और उसे लोकार्नो क्लासिफिकेशन कहा गया है। तो जब आप फॉर्म नंबर 1 फाइल करते हैं ना सर, उसके अंदर आपको क्लास भी देना पड़ता है। लोकार्नो क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशंस किए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 32, एंड बाद में 32 या 33 है, और बाद में लास्ट में मिसेलेनियस में 99 है। तो वैसे देखा जाए तो 34 35 है, बट ऐसे नंबर में देखोगे तो 99 तक आ जाएंगे। अब वो लोकार्नो क्लासिफिकेशन का क्लास डिफाइन करना होता है डिजाइन एप्लीकेशन में। कौन से क्लास में? हम्म। तो सर हम खुद से डिफाइन करते हैं उसमें? यस सर। जैसे कि फर्नीचर का क्लास है, जैसे कि टॉय का क्लास है, जैसे कि टेक्सटाइल का क्लास है, लाइकवाइज यस। उसमें सारी कैटेगरीज है। तो अब क्लास हमने डिफाइन कर लिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि कितनी एप्लीकेशन फाइल करनी है। वन डिजाइन फॉर 1 क्लास। एक वन क्लास। हाँ, 1 डिजाइन फॉर वन क्लास। ऑन 1 आर्टिकल फॉर वन डिजाइन। फॉर 1 क्लास। अच्छा। वन। चलिए, अब मैं ये कहूं कि भाई एक से ज्यादा आर्टिकल है तो हो सकता है सर। मगर सेम डिजाइन है सेम है तो सर नहीं हो सकता, मोर देन वन। तो कितनी एप्लीकेशन? मोर देन 1 आर्टिकल का मतलब होता है सर, एक बार आपने कपबोर्ड पे डिजाइन लगाई, एक बार आपने चेयर पे डिजाइन लगाई, एक बार आपने टेबल पे डिजाइन लगाई, एक बार आपने स्टूल पे डिजाइन लगाई, तो ये सारे फर्नीचर के क्लास है। मगर वो चीजें अलग अलग है, आर्टिकल अलग अलग है, सब कर सकते हैं। तो फिर वहां पर मल्टीपल एप्लीकेशन। और अगर मोर देन 1 क्लास है, आर्टिकल को छोड़ो, यहां पर क्लास है, तब भी मल्टीपल एप्लीकेशन। बट सेम डिजाइन। हम्म। सेम डिजाइन है बट सर वो अलग अलग आर्टिकल पे है ना। जैसे कि टेबल, कुर्सी, ठीक है। कपबोर्ड। तो उसे मल्टीपल डिजाइन फाइल करना कपबोर्ड के लिए पड़ेगा। अलग, चेयर के लिए अलग, कुर्सी के लिए अलग। मल्टीपल। ठीक है। मगर मान लीजिए, अब इसमें एक फ्लक्स है। मान लीजिए कि आपने एक ऐसा डिजाइन बनाया, ये जो डिजाइन है, इस डिजाइन को आप फर्नीचर की कैटेगरी में ऐड कर रहे हैं। तब यहां पर ना मैंने चेयर बताई है, ना मैंने कपबोर्ड बताया है, ना मैंने और किसी चीज को बताया है, तो यही डिजाइन को आप सभी फर्नीचर पे एप्लीकेबल कर सकते हैं ओके। विद इन 1 एप्लीकेशन के। भाई आपने एक ही एप्लीकेशन फाइल की और उसी क्लास के सारे फर्नीचर में अप्लाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक। बट अगर आपने क्लास चेंज किया, अब आप फर्नीचर से यही चीज लगाना चाहते हैं बेडशीट पे, यानी आप गए टेक्सटाइल में, हम्म। तो फिर आपको दूसरी एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। तो टेक्स्ट ऐसा सपोज कोई एक जैसे बेडशीट होता है। हम्म। बेडशीट पे हमने कोई एक हम्म। डिजाइन हाँ, उस यही पे ले लीजिए ना, ये एम्बोस लीजिए। कर दिया, हाँ यही ले लिया। तो हर और एक हम्म।
अरे अलग अलग आर्टिकल के लिए सर अलग अलग हमें डिजाइन फाइल करना पड़ेगा? नहीं नहीं सर, अब देखिए टेक्सटाइल लिया आपने, टेक्सटाइल में भी फाइल तो यही किया है ना आपने, सर यही डिजाइन को हम्म। फाइल किया है, समझिएगा। आपने नहीं बोला है कि बेडशीट पे फाइल कर रहे हैं, आपने तो ये कहा है कि ये डिजाइन फाइल कर रहे हैं। आपने फोटो बेडशीट की नहीं दी है वहां पर, आपने फोटो हम्म। किसकी दी है, ये वाले डिजाइन की। इस पिक्चर के, हाँ। हाँ, तो ये वाले डिजाइन से वो कंट्रोलर क्या समझेंगे, जो भी उस कैटेगरी में, सब कैटेगरी में आते होंगे, मान लीजिए कि टी शर्ट, पैंट, हैंकरचीफ एंड बेडशीट आता है उस कैटेगरी में, टेक्सटाइल वाली सब कैटेगरी में, तो वो सभी के लिए आपकी ये डिजाइन वैलिड हो जाएगी। ओके सर। फिर ऐसा नहीं होगा कि आप ये डिजाइन को सिर्फ ये इस पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, किस पे, सिर्फ बेडशीट पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। आप उस कैटेगरी के, उस सब क्लोज के जितने भी ये है तो आर्टिकल है। सर ये डिजाइन एक बार हमें रजिस्टर हो जाए, मिल जाए, तो हम किसी भी क्लास में उसको अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी क्लास के आर्टिकल पे? हाँ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि सेम पर्सन करे तो। हाँ हाँ, सेम पर्सन। हाँ, वरना मुझे तो नहीं मिल सकती है क्योंकि ऑलरेडी आपकी है, तो पब्लिकेशन मुझे रोकेगा। क्या सर, मुझे नहीं मिल सकती मतलब? आपकी डिजाइन है ये, तो मुझे नहीं ठीक मिल है। सकती है सर अब। आपने भले ही हाँ। फर्नीचर में फाइल किया है, मैं टेक्सटाइल में फाइल करने जा रहा हूं, तो क्या मुझे मिल सकती है? नहीं, ऑलरेडी वो नहीं, रजिस्टर है। ऑलरेडी वो पब्लिश्ड हो चुकी है। मतलब सेम जो ऑनर है, प्रोप्राइटर ऑफ द हम्म, डिजाइन है, वो वही कर कर सकता सकते हैं, है। हाँ वो कर सकते हैं, ऐसा प्रोविजन सेक्शन 6 में है। अब तो सर आएगा। किसी दूसरे क्लास में वो इम्प्लीमेंट करा उस डिजाइन हाँ को, हाँ, तो फिर उसको ऐसे फाइल करने की जरूरत है या ऐसे कर ना सकता है कर यूज? जरूरत है। अब वही, ये जो आपकी क्यूरियोसिटी बनी ना, उसी लिए सेक्शन 6 है, ले लो साथ में। हाँ सर। सेक्शन 6 यही बात करता है। मान लीजिए कि पहली, आपने, राजीव सर हैं, तो राजीव सर ने फर्स्ट डिजाइन फाइल की, यही जो मैं बता रहा हूं वही डिजाइन, फर्स्ट डिजाइन फाइल की ऑन 1/1/25। ओके सर। यस सर। अब यही डिजाइन जो आप यहां पर देख रहे हैं, आपने फाइल की थी फर्नीचर में। अब सेक्शन 6 क्या कहता है कि पहले तो जयवीर सर उसी डिजाइन को सेकंड टाइम रजिस्टर कर रहे हैं, उसी डिजाइन को, सेम डिजाइन। सपोज मैं ऐड कर रहा हूं, सेकंड डेट है मेरी 1/6/25 को, मैं कर रहा हूं टेक्सटाइल में। सेम कैटेगरी में तो नहीं मिल सकता, ये तो कॉमन सेंस है, बट मुझे यस दूसरी सर। कैटेगरी में भी नहीं मिल सकता है। अगर मुझे लेना है ये टेक्सटाइल में, मुझे ये डिजाइन चाहिए, तो मुझे पहले आपके पास से राइट्स परचेज करने पड़ेंगे। ओके सर। अगर आप मुझे राइट्स नहीं देते हैं, तो फिर मेरी ये जो डिजाइन है वो क्या हो जाएगी, रिफ्यूज। और क्योंकि ये सेम डिजाइन आपने फाइल की थी, तो ये डिजाइन जो बची 1/6/25 को जो मैंने फाइल की थी, वो डिजाइन भी आपके नाम पे हो जाएगी, ऑन द नेम ऑफ ओल्ड प्रोप्राइटर। अंडरस्टूड सर, या तो डाउट? सर अगर मान लो फर्स्ट जो ऑनर होगा वो अगर दे दिया परमिशन, तो उसके बीच कुछ तो एग्रीमेंट वगैरह हो सकता? अब दूसरी केस, मान लीजिए कि राइट्स दे दिए, राइट्स दे दिए, राजीव सर ने मुझे राइट्स दे दिए, तो फिर अब ये ऐसा माना जाएगा कि इस दिन पे वो राजीव सर ने नहीं, जयवीर ने फाइल की थी। फिर आपका नाम निकाल दिया जाएगा यहां से, और ऐसा माना जाएगा कि इस दिन पे जयवीर ने फाइल की थी, और इसीलिए जयवीर को नेक्स्ट वाली जो फाइलिंग है वो एंटिसिपेट नहीं करेगी। ओके। तो यहाँ पर सर नुकसान है, अगर मान लो हमने कंसेंट दे दिया है कि चलो ठीक है तुम दूसरे क्लास में हम्म कर लो, हम्म
तो उसका तो फिर राइट बचेगा ही नहीं। कंसेंट ऐसा नहीं है। देते ना सर, कंसेंट नहीं देते ना, राइट्स ही देते हैं। हाँ वही राइट्स, मतलब अगर दे दे। हाँ, नुकसान कहाँ है नहीं सर? अगर सर, अगर बाय एग्रीमेंट में, अगर हाँ, एग्रीमेंट के टर्म्स में दे, तब भी उसकी प्रोप्राइटरशिप चली जाएगी। मीन्स एग्रीमेंट के टर्म्स में मैं समझा नहीं किस तरीके से बात कर रहे हैं आप। लाइसेंस दे रहे हैं मुझे क्या? मतलब कि अगर हमें किसी ने अप्रोच करा कि सर आपका ये डिजाइन इस क्लास में है, हम्म। सपोज फर्नीचर में है, हम्म। और मैं इसको टेक्सटाइल में लेके आना चाहता हूँ, हम्म। तो आपके राइट के बिना तो मैं उसमें अप्लाई कर नहीं सकता, अगर वो हम्म। दे दिया राइट। हम्म। तो या तो राइट ट्रांसफर ही हो जाएगा सर फिर। वही तो तो बोल रहा इस हूँ मैं। पूरा जब राइट ही राइट ट्रांसफर हो ट्रांसफर। जाए, ट्रांसफर हो गया तो फिर वही है तो फिर कि ओनर ही उसकी चेंज भी हो गए। ओनर ऑनर ही चेंज हो चेंज गए हुआ। तो फिर एंटिसिपेट तो नहीं करेगा। ओनर चेंज एंटीसिपेट नहीं नहीं हुए करेगा। तो एंटिसिपेट करेगा। ठीक है सर। लिख लिया सर, आगे बढ़े। हाँ सर, ये मैंने लिख लिया। अब सर एक रूल नंबर है 18, इसको अब जान लेना जरूरी है यहाँ तक आने अच्छा के बाद। लेकिन एक चीज और, कि अगर सेम पर्सन उसी फील्ड में करना चाहते हैं तो हमने पहले पढ़ लिया, वो कर सकता है। वो तो सर कॉमन सेंस की मतलब बात है। सेम हाँ वो पर्सन सेम, सेम फील्ड में सेम करना प्रोप्राइटर, चाहते हैं। हाँ सेम पर्सन, मतलब सेम प्रोप्राइटर जो है दूसरे क्लास में अप्लाई करना सेम चाहता है विद प्रोपराइटर सेम, सेम क्लास में भी कर सकता है, दूसरे क्लास में भी कर सकता है। सेम विद प्रोपराइटर सेम। होना चाहिए। ओके, ये तो कर सकता है, ठीक है। सर ये सेम। क्लासिफिकेशन तो बाद में आया है। आप समझ पा रहे हैं? क्लासिफिकेशन को छोड़िए, आप इतना हाँ हाँ। सिंपल सा समझिए कि आपने ये डिजाइन फाइल किया। सिंपल सा समझिए, क्लासिफिकेशन को बीच में मत लाइएगा। सिंपल सा मुझे हम्म, आंसर दीजिए। ये जो डिजाइन है वो आपने फाइल किया कि नहीं किया? किया। तो आपको ये पब्लिकेशन का तो राइट्स मिला कि नहीं मिला? मिला सर। बस, तो ये चीज को मैं क्या बाद में कहीं पर भी, किसी भी क्लास छोड़ दीजिए, कहीं पर भी मैं क्या पब्लिश कर सकता हूं? नहीं नहीं सर, दोबारा नहीं नहीं। कर सकता ना। तो एज सिंपल एज दैट, उसको फिर आप ये क्लासिफिकेशन तो बाद में आए, पहले ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, उसे ध्यान में रखिए। इसे कहते हैं हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, करेक्ट? कि पब्लिश्ड है एक पहले बार से कहीं रजिस्टर पर। हो गया, हाँ एक बार पब्लिश हो गया तो फिर सेम चीज दोबारा नहीं हाँ, आ सकता। बस सिर्फ सेक्शन 6 में ये प्रिविलेज है कि वही पर्सन फाइल करेगा तो चलेगा। अदर पर्सन नॉट अलाउड। हाँ, और ये चीज मैं बताना भूल गया सर, वही पर्सन फाइल करेगा तो भी चलेगा, प्रोवाइडेड कि ये जो जो आपने बाद में फाइल की, मान लीजिए कि राजीव सर पहली एप्लीकेशन आपने फाइल की थी ऑन 1/1/25 को, और दूसरी एप्लीकेशन आपने फाइल की ये की थी फर्नीचर में, सेम डिजाइन है सर। और दूसरा यस आपने सर। फाइल किया 1/6/25 को, किसमें? ये फाइल किया आपने टेक्सटाइल में। तो इसमें भी सर आपकी प्रायोरिटी है ना ये दूसरी एप्लीकेशन की, इसको ऐसा ही माना जाएगा लाइक प्रोविजनल 1, ये प्रोविजनल 2। तो इसकी प्रायोरिटी आपको यहां से ही मिलेगी। फर्स्ट वाले सर। हाँ, कहने का मतलब है ये जो डिजाइन है, ये जो पब्लिकेशन है आपका, वो कुछ भी कर लो, कितने भी आर्टिकल पे लगा दो, कितने भी क्लास में लगा दो, इसका जो टेन्योर है वो 15 साल से ज्यादा नहीं होगा। वरना तो सर क्या होगा, अगर देखो इसके अलावा अगर दूसरी कंडीशन ले लें कि हर एक को नई नई डेट देते जाए, तो फिर एवरग्रीनिंग इफेक्ट आ जाएगी। एक बरस के लिए आप फर्नीचर में लगाओगे, दूसरे बरस में आप 15 बरस के बाद आप टेक्सटाइल में लगाओगे, 15 बरस के बाद आपने टॉय में लगा दिया, 15 बरस के बाद आपने फूड में लगा दिया। यानी हर 15 बरस पे आप उसको एक्सटेंड कर रहे हो। हाँ सर। ये अलाउड नहीं होता है, नाइदर इन केस ऑफ पेटेंट नॉर इन केस ऑफ एनी आईपीआर राइट्स। आईपीआर राइट्स का मीनिंग यही है कि कोई भी डिजाइन जो या कोई भी आप बना रहे हो आईपीआर राइट्स, उसको एक पर्टिकुलर टेन्योर तक आप प्रिजर्व कर सकते हो, नॉट फॉर द एवरग्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है द सर। होल philosophy of IPR rights begins with this fundamental concept. वो पर्टिकुलर टाइम सर ना, टाइम हम्म। पीरियड।
इसमें कोई डाउट सर? नहीं सर। नहीं। अब आते हैं सर, एक रूल नंबर 18 को देखते हैं। पानी चालू रखे होगा मम्मी से। रूल नंबर 18 ये कहता है सर, दो चीजें। पहला तो है कि आपने एप्लीकेशन फाइल की, उस एप्लीकेशन की क्या होगी सर? एग्जामिनेशन। यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन हो। एग्जामिनेशन फाइल नहीं करना होता है। फॉर्म नंबर ठीक। 1 फाइल किया, बस उसी के बेसिस पे आपकी एग्जामिनेशन होगी। ठीक। एंड जो एग्जामिनर होगा वो फर्स्ट एग्जामिनर एग्जामिनेशन रिपोर्ट FER, या जिसे हम फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन कहते हैं, वो देंगे हमें। यहाँ पर भी वही है सर, एग्जामिनेशन जो होती है वो रिपोर्ट देते हैं कंट्रोलर को, हम्म। एंड कंट्रोलर वो रिपोर्ट देते हैं हमें एज अ फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन। अब हमें फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन मिल गया सर, तो यहां से कितने महीने में हमें रिप्लाई करना है? विद इन 3 मंथ्स। विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ इश्यूइंग ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन। अगर नहीं किया तो क्या ठीक है। होगा? विथड्रॉन नहीं माना क्या, जाएगा। वहाँ तो अबेंडन हो जाता है। हाँ, यहाँ पर विड्रोवन माना जाएगा। अब विड्रोवन क्यों माना जाएगा? क्योंकि इसके पीछे भी एक टाइमलाइन है। क्या टाइमलाइन है? कि डेट ऑफ फाइलिंग से एक दूसरी टाइमलाइन है कि कोई भी इनकम्प्लीटनेस है, एनी इनकम्प्लीटनेस, उसे आप 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग से कंप्लीट कर सकते हैं। 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग से कंप्लीट किया जा सकता है। एंड दिस टाइमलाइन कैन बी extended by further 3 months by filing फॉर्म नंबर 18। और फॉर्म नंबर 18 का चार्जेस है 200 पर मंथ। एक्सटेंडेड फॉर 3 मंथ्स। हाँ। एक्सटेंडेड फॉर 3 मंथ्स। और अगर इस टाइमलाइन को फॉलो नहीं किया, ये वाले टाइमलाइन को, तो फिर हो जाएगा अबेंडन। 2000 पर मंथ। 200, 200 रुपया। 200 ही। ओहो। डिजाइन में सर फॉर्म नंबर 1 का चार्जेस 1000 है, तो इसमें बड़े बड़े अमाउंट है ही नहीं। एक्स्ट्रा ठीक। हम और 18 सर से ये हम जो, एक्सटेंड कर सकते हैं फिर 200 पर मंथ। हाँ वो 3 महीने तक। और ये जो मैं फीस बता रहा हूँ वो नेचुरल पर्सन की है, करेक्ट सर? यस और यस। अगर आपको अदर एंटिटी में जाना है तो अदर एंटिटी की मल्टीप्लाई बाय 4 होगी, यहाँ पर 4x नॉट 5x, लाइक पेटेंट एक्ट। यहाँ पर 4 गुना ओके। होता है। जैसे कि फाइल करना है फॉर्म नंबर 1 अदर एंटिटी कंपनी के लिए तो 4000 रुपये, नेचुरल ठीक है। पर्सन के लिए 1000 रुपीज। आते हैं सर सेक्शन 7 में। सर। सेक्शन 7 बात करता है पब्लिकेशन के बारे में। और पब्लिकेशन में एप्लीकेबल रूल है रूल नंबर 22। पब्लिकेशन यानी वही वाला पब्लिकेशन की हम बात कर रहे हैं जो हर फ्राइडे पे होता है, हाँ सर। ऑफिशियल गैजेट में होता है। सर। उसमें क्या क्या डिटेल्स आपकी पब्लिश होगी? तो डिजाइन का नंबर, जैन नंबर, नेम ऑफ द प्रोप्राइटर, हाँ नेम डेट एंड एड्रेस ऑफ द प्रोपराइटर, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन। डेट ऑफ फाइलिंग, डेट ऑफ फाइलिंग अगर बाहर से आ रही है तो डेट ऑफ रेसिप्रोकल
जो भी बाहर की कंट्री है वो, फिर क्लास उसका, एंड बेस्ट व्यू भी इसके साथ फाइल होगा। ये सारे पर्टिकुलर्स आप ऑफिशियल गैजेट पे जाके देख सकते हैं। एनी डाउट इन इट सर? नो सर्टिफिकेट ऑफ क्लास। बेस्ट, ठीक है सर। नेक्स्ट आता है सेक्शन 9, नहीं 8। 8 8 में बात होती है सब्स्टिट्यूशन के बारे में। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन बात करता है फॉर्म नंबर 2 की। सब्स्टिट्यूट किसी को करना है तो फॉर्म नंबर 2 से उसके चार्जेस है 500 रुपीज। कब कर सकते हो? बिफोर रजिस्ट्रेशन। डिजाइन रजिस्टर्ड होती है उससे पहले। सब्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज कर सकते हो आप? अपनी पूरी की पूरी एप्लीकेशन किसी और के नाम पे कर सकते हो। आप अपनी एप्लीकेशन में किसी और को ऐड कर सकते हो। ये दोनों चीज कर सकते हो। तो वहाँ पे तो सेक्शन 20 में था। वहां पर सब्स्टिट्यूशन था 16, नहीं 20 में था। 20 अगर मैं पेटेंट एक्ट 20। से इसको कंपेयर करूँ तो 20 में था। वहां पर था फॉर्म नंबर 6 800 रुपये। हम्म। यहाँ पर है फॉर्म नंबर 2 800 रुपये। 500 रुपये। और तो बाकी की चीजें वही है सर। अगर आप ये आपने अच्छा याद किया, उसमें क्या था? सब्स्टिट्यूशन कैसे हो सकता है? बाय असाइनमेंट। बाय असाइनमेंट, बाय एग्रीमेंट, बाय लॉ। एग्जैक्टली सर, यहाँ पर भी सेम है। बाय असाइनमेंट, बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, बाय लॉ। बाय लॉ। असाइनमेंट यानी यही आपने फॉर्म नंबर 2 से डायरेक्टली किसी को अपनी राइट्स असाइन कर दी। एग्रीमेंट मीन्स आप और मैं कहीं बाहर मिले कोर्ट में, और वहां पर आपने एक एग्रीमेंट बनाया कि मैं आपको मेरी ये राइट्स दे रहा हूँ, और बाद में जाके मैं पेटेंट ऑफिस में जाके वो एग्रीमेंट दिखा के आपको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। एंड बाय लॉ, मेरी डिजाइन है, मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे बच्चे को वो एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो राइट्स मिलते हैं, तो वो होता है बाय लॉ। सर ये डिजाइन के केस में बिफोर रजिस्ट्रेशन में फाइल करनी होती है सब्स्टिट्यूशन? जी सर, जी सर। आफ्टर आफ्टर। रजिस्ट्रेशन, आफ्टर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 30 आता है। उसमें आता है फॉर्म नंबर 11। आफ्टर रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 11 से आप प्रोप्राइटरशिप शिप को असाइन लेकिन कर सर सकते हो। पेटेंट में तो हम करते हैं आफ्टर पेटेंट में ग्रांट करते हैं फॉर्म फॉर्म 6, नंबर 16 से। फॉर्म नंबर 16 से। यस सर। आफ्टर ग्रांट फॉर्म नंबर 16, बिफोर ग्रांट फॉर्म नंबर 6। हाँ। वैसे डिजाइन में बिफोर रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 2, आफ्टर रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 11। ओके, तो इसमें ये होता है असाइनमेंट से agreement से। ठीक है सर। मान लीजिए सर एक से ज्यादा ओनर है डिजाइन के, या एप्लीकेंट है, मोर देन वन एप्लीकेंट। एप्लीकेंट नंबर 1, एप्लीकेंट नंबर 2, एप्लीकेंट नंबर 3। एप्लीकेंट 2 को अपनी एप्लीकेशन एप्लीकेंट 4 से सब्स्टिट्यूट करनी है, बट A1 या A3 दोनों में से एक या दोनों एग्री नहीं करते हैं।
तो उस केस में क्या हुआ, डिस्प्यूट हुआ, और वो डिस्प्यूट के लिए, इसका रिजोल्यूशन करने के लिए A2 एप्लीकेंट कंट्रोलर के पास जा सकता है। अच्छा, A2 बोल रहा है कि हमें A4 को इसमें रखना है, या A2 को अपने राइट्स देने हैं। A1 A2 एंड A3 तीनों मिलके एप्लीकेंट है एक ही एप्लीकेशन के, और अच्छा A2 अपने राइट्स A4 को देना चाहता है, बट A1 या A3 उस पे ऑब्जेक्शन क्रिएट करते हैं। ओके। तो उस केस में यही वही वाली बात है, सेक्शन नंबर 51 ऑफ द पेटेंट एक्ट। आपका चला नहीं है इसलिए मैं इसका रेफरेंस नहीं ले रहा हूँ। डिस्प्यूट बिटवीन ओके को सर। ओनर, यहाँ पर भी डिस्प्यूट बिटवीन को एप्लीकेंट है। तो को एप्लीकेंट में अगर डिस्प्यूट है तो वो भी कंट्रोलर के पास जा सकते हैं, और कंट्रोलर उन्हें एज पर रूल नंबर 16 ठीक है सर। सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने को कह सकते हैं, जो भी ठीक समझे। जैसे कि A2 ये कहता है कि क्यों A4 को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, और A1 एंड A3 क्यों कंसेंट देना नहीं चाहते हैं। Yes. कंसेंट दे देते तो सब्स्टिट्यूट हो ही जाता, कंसेंट नहीं देते हैं, डिस्प्यूट क्रिएट होता है। तो उस केस में एज पर रूल नंबर 16 नोटराइज कॉपी भी मांग सकते हैं, एफिडेविट भी मांग सकते हैं, जितने भी एविडेंस मांगेंगे, हियरिंग होगी, और बाद में एक कंक्लूजन आएगा कि सब्स्टिट्यूट करने देना है कि नहीं देना है। यस सर, रूल नंबर 16 ऑफ डिजाइन ना सर। जी सर, रूल नंबर 60 सर, डिजाइन एक्ट पढ़ रहे, डिजाइन के सारे रूल आएंगे। जी जी। ठीक है सर। सब्सटीट्यूशन के लिए फॉर्म 2 चाहिए, फी 500 रुपीज है, और आपको बिफोर रजिस्ट्रेशन करना है। वही 3 तरीका है, एग्रीमेंट, असाइनमेंट और बाय लॉ। एग्जैक्टली। ठीक है सर। एंड ठीक है डिस्प्यूट है तो रूल नंबर 16 बीच में आ रहा सर, डिस्प्यूट रूल नंबर 16। है। 16 में सर क्या सारे एविडेंसेस देने के लिए कहेगा कंट्रोलर? हाँ सर, जो भी डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए नेसेसिटी है। जी। लाइक एफिडेविट हो सकता है, एफिडेविट में अब क्या हम्म मांगेगा वो कंट्रोलर पे डिपेंड करेगा। हम्म। ठीक है सर। अब आते हैं सेक्शन 9 में। सेक्शन 9, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन। सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रहे हैं कि जिस दिन डिजाइन रजिस्टर्ड होगा उसी दिन का पब्लिकेशन भी होगा। सर्टिफिकेट। एंड उसी दिन डिजाइन को रजिस्टर्ड माना जाएगा। और माना जाएगा तो हाँ, एक कॉन्सेप्ट इसमें समझा देता हूँ, और उसका सर्टिफिकेट इश्यू होगा इन शॉर्ट। जिस डेट में आएगा उसी डेट में इसको रजिस्टर्ड माना जाएगा। जिस डेट में तब पब्लिकेशन डिजाइन होगी। को रजिस्टर्ड माना जाएगा, उस डेट से नहीं, तब डिजाइन को। समझाता हूँ सर, समझाता हूँ। डिजाइन आपने फाइल किया सर ऑन 1/1/25, और आपका डिजाइन जो रजिस्टर्ड हुआ, पब्लिश हुआ, वो मान लीजिए 1/5/25 को हुआ। तो 1/5/25 को वो रजिस्टर्ड हुआ, यानी डिजाइन रजिस्टर्ड हो गया, डिजाइन ने सारे कंप्लायंसेस कंप्लीट कर लिए, डिजाइन में कोई ऑब्ससीन मैटर नहीं है, प्रीवियसली पब्लिश नहीं है, न्यू एंड ओरिजिनल है, सिग्निफिकेंट डिफरेंट है, वो सारी क्राइटेरिया जज कर लिए, और उसके बाद में एग्जामिनेशन होने के बाद में आपको डिजाइन का रजिस्टर्ड वाला एक टैग मिला और सर्टिफिकेट मिला। मगर वो कब से रजिस्टर्ड है ऐसा माना जाएगा, इसी डेट से। डेट ऑफ फाइलिंग से। हाँ, ठीक डेट है। ऑफ फाइलिंग से ही उसका रजिस्ट्रेशन काउंट किया जाएगा। उसका टर्म भी डेट ऑफ फाइलिंग से ही फाइलिंग से स्टार्ट। ही। तो सब सेम तो है, पेटेंट में भी अब ग्रांट जी जिस जी डेट सर। में होता है उससे जी। कोई मतलब नहीं होता। हमारी जो डेट ऑफ हम्म। टर्म्स ऑफ पेटेंट है वो फ्रॉम द वो डेट ऑफ फाइलिंग से प्रायोरिटी डेट कंसीडर से, की। हाँ, फाइलिंग से। प्रायोरिटी डेट। यस। हम्म। ठीक है सर।
और सर इसका टेन्योर 15 ईयर्स होता है। इसका टेन्योर इनिशियल 10 ईयर्स तक होता है। 5 ईयर एक्सटेंड करना होता होगा तो। हम्म। और बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 3 जो सेक्शन 11 में आएगा, सेक्शन 11 रूल नंबर 23 में, कि आप और 5 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। वैसे ये सेक्शन 11 भी हो गया अगर आपने ये इतना समझ लिया तो। बिफोर 10 ईयर्स आपको फॉर्म नंबर 3 फाइल करना होता है। अगर आप वो फाइल कर लेते हैं तो वो 5 वर्ष के लिए और एक्सटेंड हो सकता है, लाइक अ रिन्यूअल फीस इन पेटेंट। हम्म, लिख नहीं रहे थे ना सर? आप लिख रहे थे तो मैं रखूं। लिख लिया सर मैं, सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन हो गया। लास्ट सेक्शन ऑफ टूडेज, सेक्शन 10, रजिस्टर ऑफ डिजाइन। रजिस्टर ऑफ डिजाइन फिजिकली भी मेंटेन किया जाता है यस सर। एंड डिजिटली भी मेंटेन किया जाता है। डिजिटली जब मेंटेन किया जाता है तो कोई भी अगर टेक्निकल एरर आती है तो फिर लास्ट बैकअप कॉपी को फाइनल माना जाएगा। फिर उसमें सारी चीजें रजिस्टर ऑफ डिजाइन में, डिजाइन किसके नाम पे है, उसकी रिप्रेजेंटेशन सीट, उसकी एप्लीकेशन, सारे बेस्ट व्यूज, नेम, एड्रेस, प्रोपराइटर का नाम, कोई सब्स्टिट्यूशन हुआ है तो उसका एग्रीमेंट, असाइनमेंट, कुछ भी हुआ है वो सारी चीजें रजिस्टर के अंदर मेंटेन होती है। जैसे ऑल एक, डिटेल्स सर। हाँ समझ में आती है बात, करेक्ट सर? अब यस अगर सर। इसमें मेन चीज जो याद रखने जैसी है या फिर उसको जो रिकॉल करने जैसा है वो है कि अगर आपको नेम एंड एड्रेस को चेंज करना है उसके लिए है फॉर्म नंबर 22। और कोई एडिशनल एड्रेस डालना है, डबल एड्रेस कहते हैं जिसको। सर नेम भी मान लो इनिशियली हमने किसी एक्स नाम से फाइल किया और बाद में हमने नाम भी चेंज कर सकते हैं। नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं। मान लीजिए वही। कि, मान लीजिए कि मेरा नाम है JAYVAR। हाँ, अच्छा करेक्शन के लिए होगा सर। हाँ हाँ। या फिर मैंने अपना एड्रेस चेंज कर लिया। एड्रेस तो भी समझ में आ रहा है सर, नाम ही पूरा चेंज हो गया हाँ तो। सर, नेम एंड एड्रेस को अल्टर करने की बात है यहाँ पर। अल्टर लिखा वही है, मैं इसको करेक्शन मिल चेंज बोल जाता। दिया, मैंने इसको चेंज नहीं है एक्चुअली, वो अल्टर करने की बात है। यस सर। अल्ट्रेशन इन नेम एंड सही बात है सर, आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया, चेंज नहीं होता है तो फिर सेक्शन नंबर 8 का रिलेवेंस ही क्या रहा? वही तो। यस सर। अल्टर नेम एंड एड्रेस, अगर आप नई किसी जगह पर चले जाते हो या फिर आप जैसे कि हाँ हाँ सर। एक लड़की होती है शादी के बाद अपना नाम अपने हस्बैंड के नाम पीछे लगाती है, पहले पापा का नाम यस। था, तो वैसे कोई करेक्शन है वो वाली बात है यहाँ पर, और कोई नहीं। ठीक है, फॉर्म फिल फॉर्म किया। नंबर 22 लगेगा उसके लिए, और एडिशनल एड्रेस के लिए फॉर्म नंबर 23 लगेगा। दोनों के चार्जेस है 200 रुपये। तो सर नेम के लिए फॉर्म 22 है। मेन, नेम एंड एड्रेस के लिए फॉर्म 22। नेम एंड एड्रेस के लिए फॉर्म नंबर 22, और एक सेकंड सर एड्रेस ऑफ सर्विस दे सकते हैं, डबल एड्रेस बोलते हैं जिसे, सेकंड एड्रेस ऑफ सर्विस के लिए फॉर्म नंबर 23। एडिशनल एडिशनल एड्रेस सर, ये एडिशनल एड्रेस क्या होता है ये समझ नहीं आया। सर आपने एक एड्रेस ऑफ सर्विस दिया है, मान लीजिए कि आप एक पेटेंट एजेंट को हायर करते हैं। ओके सर। अब पेटेंट एजेंट का एड्रेस ऑफ सर्विस गया, आप चाहते यस हैं सर। एज बीइंग एन एप्लीकेंट के नहीं,
आपका ही सिर्फ नहीं जाना चाहिए, अच्छा, मेरा मेरा भी भी होना चाहिए। ठीक है। हेलो। जी सर। तो स्टार्टिंग में जब फाइल हुआ है तो उस टाइम पे हाँ, तो एप्लीकेंट एप्लीकेंट का तो एड्रेस गया ही होगा। गया ही होगा। अब पेटेंट एजेंट को अपना भी डालना है। एप्लीकेंट बोल रहा है कि भाई आप अपना भी ऐड करवा दो, कि सिर्फ शायद मुझे आए ईमेल पे या एड्रेस पे कोई डॉक्यूमेंट, मैं बिजी हूँ मुझे पता ना चले। तो आप ऐसा करो, अच्छा। पेटेंट एजेंट आप अपना भी एड्रेस ऐड करवा लो, ताकि दोनों को हमें जो भी इंफॉर्मेशन आए वो आए और आप टाइमली उसको रिस्पॉन्ड कर पाए। होता है ना ऐसा, एप्लीकेंट के जो एजेंट होते हैं उनको भेज नहीं पाते हैं वो। हम्म। ठीक है सर। हाँ। और सर एक फॉर्म आता है, फॉर्म नंबर 24, जिसकी कोई भी फीस नहीं है। फॉर्म नंबर 22 एंड 23 की तो अभी ये 200 रुपये सर फीस है। लेकिन एक चीज, मतलब फॉर्म वन में जैसे पेटेंट वाले में भी ऐसा होता है, एड्रेस फॉर सर्विस फॉर एप्लीकेंट इन हाँ इंडिया, उसमें हाँ एजेंट का जाता ही है। हाँ। तो तो अलग एक ही से गया हमें ना सर, वो एड्रेस ऑफ सर्विस एक ही गया, इसमें एड्रेस ऑफ एडिशनल सर्विस, एड्रेस। एक सेकंड, नहीं नहीं, फॉर्म वन में सर एप्लीकेंट का एड्रेस जाता ही है, नेम ऑफ द हम्म एप्लीकेंट एंड एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट, उसके लिए कॉलम बनाया। एड्रेस ऑफ सर्विस के लिए अगर आप किसी पेटेंट एजेंट को हायर कर रखे हो या किसी अटॉर्नी को, तो उसका हम्म। जाता है। तो फिर ये एडिशनल कैसे करेंगे इसमें? सर एड्रेस ऑफ सर्विस को एडिशनल करना है, दोबारा से सर? समझिएगा। हाँ, नहीं नहीं सर, समझिएगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ ना, उससे सारे फंडा क्लियर हो जाएंगे। अगर कंट्रोलर कोई भी कम्युनिकेशन करना चाहता है, भले ही एप्लीकेंट का एड्रेस फॉर्म नंबर 1 में फाइल्ड है पेटेंट वाले में, क्या वो कम्युनिकेट करेगा उस एप्लीकेंट को? तो नहीं एड्रेस ऑफ करेगा। सर्विस जो फॉर्म फॉर्म वन में रहेगा उसी पे कम्युनिकेट करेगा नहीं कंट्रोलर सर, ना? वो एड्रेस ऑफ सर्विस पे कम्युनिकेट करेगा। फॉर्म 1 में तो सारे जितने भी एप्लीकेंट होंगे वो सभी के एड्रेस होंगे। वो नहीं कह रहा हूँ मैं। फॉर्म वन में हाँ। जितने भी एप्लीकेंट है, मान लो सर 2 3 4 जो भी है, हम्म। लेकिन उसमें कॉलम रहता है ना कि हाँ, एड्रेस एड्रेस ऑफ ऑफ सर्विस, सर्विस, एड्रेस ऑफ एड्रेस ऑफ सर्विस, सर्विस, वहां एड्रेस पर ऑफ वो सर्विस। कम्युनिकेट करेगा। और वो यस एड्रेस ऑफ सर। सर्विस एक गया आपका फॉर्म नंबर 1 के साथ, उसमें आप अच्छा। दूसरा ऐड करवाना चाहते हैं, दूसरा, कि भाई तो ये तो करो अच्छा, ये ऐसा आप तो नहीं है सर कि जब हमने जब फाइल करा उस समय हमारा एड्रेस ऑफ सर्विस कोई और था, एक अब था। हम नहीं, अब अल्टर नहीं दूसरा हम कर रहे चेंज? हैं, अल्टर नहीं कर रहे हैं। वो तो ये हो गया ना पहले वाला फॉर्म नंबर 22। हाँ हाँ। वो तो चीज हो ही गई फॉर्म नंबर 22 से। फॉर्म नंबर 23 ये कहता है दो जगह पर आप कम्युनिकेट करेंगे कंट्रोलर। आपने एडिशनल एड्रेस ऑफ सर्विस लगाया है। उस सेम एड्रेस ऑफ सर्विस का सेम मतलब पेटेंट एजेंट का? सेम पेटेंट एजेंट का मान लीजिए, किसी भी तरीके का सर, दो एडिशनल आपके दो मतलब मेरे पास ऑप्शन एड्रेस। है कि 2 एड्रेस आप हाँ रख सकते हो उसमें। हाँ जी, हाँ जी। अगर दूसरा एड्रेस आप डालना चाहते हो तो उसके लिए आपको फी करना है 200 रुपीज। 200 रुपीज। ठीक है सर। तो और इसमें तो फॉर्म कोई वो नंबर नहीं। 24 है स्मॉल एंटिटी के लिए। फॉर्म नंबर 2 स्मॉल 24 एंटिटी। उसकी कोई फीस नहीं है, फॉर्म नंबर 24 की कोई फीस नहीं है। और वो है स्मॉल एंटिटी के लिए। वो किस लिए होता है फॉर्म 24? सर स्मॉल एंटिटी, स्टार्टअप, स्टार्टअप। इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, जैसे कि जैसे एट द इसमें टाइम फॉर्म ऑफ, 28 एट द, देख रहे हैं हाँ कुछ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो सर फी में कंसेशन के लिए होता है कि अगर हम हाँ स्टार्टअप है। सर, एक रिकॉग्निशन मिले कि भाई यहाँ पर भी हो गया ना। पहले क्या था कि स्मॉल एंटिटी को एक अलग से फीस होती थी डिजाइन में, अच्छा। अब स्मॉल एंटिटी को भी नेचुरल पर्सन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी फीस रिलैक्सेशन की ही बात है, कि आप ओके स्मॉल सर। एंटिटी है तो आप प्रूव कीजिए स्मॉल एंटिटी है, ताकि आपको नेचुरल पर्सन की ही फीस लगे। फॉर्म 24 फॉर स्मॉल एंटिटी। ठीक है सर, नोटेड। हो गया सर, तो सेक्शन 10 तक का। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको एग्जामिनेशन कैसे देनी है। ठीक ठीक है। आपको एग्जामिनेशन देने के लिए
सर आपने मुझे अपना ईमेल आईडी भेजा है कि नहीं भेजा है? सर भेजा था मैंने। ये सर एक डॉक्यूमेंट है, इस पे क्लिक करेंगे आप तो गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगी, आप देख सकते हैं। आपने मुझे ईमेल आईडी कौन सा भेजा था? राजीव रोशन 1133@gmail.com। एक हाँ, ये रहा। यस सर। यही ईमेल आईडी से सर आप जाइएगा, तभी जाके आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। मैं आपको राइट्स भी अभी दे रहा हूँ, देखिए ये मैंने ईमेल आईडी कॉपी किया और ये ईमेल आईडी आपको मिला। अब सर मैंने जो आपको लिंक दी है उस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये वाले यस सर। गूगल ड्राइव आपके सामने ओपन होगी। हाँ सर, इसमें खुल रहा है डिजाइन, हाँ जी पेटेंट, सर। एग्जाम, एग्जाम तो सर 1, इसमें एग्जाम 2। एग्जाम 1 में जाना है आपको अभी। ओके सर। एग्जाम 1 ओपन करेंगे तो इसमें विथ आंसर वाली पीडीएफ को ओपन नहीं करना है, यस सर। विथ आंसर वाली को ओपन नहीं करना है, पहले आपको ये सर एग्जाम इसमें आ रहा देनी है है। पेपर 1 की, हाँ, पेपर 1। विथ आंसर की वाली ओपन नहीं करनी है, ये दूसरी वाली ओके सर। ओपन करनी है। अच्छा ठीक है, और वो पेपर 1। एग्जामिनेशन को आपको अटेम्प्ट करना है, फिर पेपर जी 1 टफ उस एग्जामिनेशन को आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है सर। ये दो, सेकंड दोनों। वाला और फोर्थ वाला। ठीक है। और फिर उसकी आंसर की भी यहाँ पर दी गई है। ठीक है सर। एक बार आप पेपर अटेम्प्ट कर लो, फिर चेक कर लो जी कितने क्वेश्चन सही हुए कितने गलत हुए। गलत जी हुए जी तो आंसर की आपके सामने है, क्या गलती जी आपको समझ में आ रही है? आ रही जी। है तो ठीक है, नहीं आ रही है तब हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ताकि हम आगे भी बढ़ पाए सेक्शंस में और आप आसानी से एग्जामिनेशन भी दे पाए। तो आज आपका ये टास्क है, आज कर लोगे कि सर कल तक हो जाएगा? आज से कोशिश करूंगा पूरा करने का। बस सर आज कर लीजिएगा ताकि हम कल इसको डिस्कस कर सकें। ठीक है सर। ओके सर, जय हिंद सर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। सेम टू सर।